अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वी विद रुमान में वेलकम करता हूं। और आज मैं MGT 501 का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 27 लेके आया हूं। और आज हम इसको देखेंगे अच्छे तरीके से, और इसको हम देखेंगे और इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, कौन कौन से एग्ज़ाम में आ सकती हैं, कौन कौन से MCQs की तरह आ सकते हैं। तो इसको आपने गौर से सुनना है, ठीक है। इसके पास पेपर भी मैं अपलोड करूँगा। चलें आए हम जिन्होंने हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, FIN जो भी है आपकी, FIN 2 622 630, ठीक है, और 621 आ जाती है, बड़ी सी FIN है। तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। MGT है, ठीक है, मार्केट है, ठीक, ACC है, बिजनेस फाइनेंस है जिसे हम कहते हैं, ऑडिट कहते हैं ACC में। तो जितनी भी ACC की बुक है वो हमसे पढ़ा सकते हैं। और जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ना हो, रीजन प्रीज के ऊपर बाकायदा डिटेल के साथ पढ़ाया जाता है, और इसमें पास पेपर भी डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जी। ये आपका चैप्टर नंबर है, और चैप्टर नंबर 27 पढ़ रहे थे हम, ठीक है। और चैप्टर नंबर 27 में पढ़ना है व्हेन इज़ परफॉर्मेंस मेजर्ड, कि कब परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप ना थोड़ा डिटेल से पढ़ाया करें, और बेटा मैं ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँ तो वीडियो आपकी घंटे 2 घंटे की हो जानी है। तो आप बेसिक कंसेप्ट लें, और आपने डिटेल से पढ़ना है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं हमसे, और हम बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, उसमें आपको डिटेल से पढ़ाते हैं। और जिन बच्चों ने हमसे पढ़ना हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं बेसिक टाइम ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो बेसिक टाइम है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के मुताबिक होना चाहिए। मतलब आपकी जो ड्यूटी है टाइमली परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जो आपने टाइम स्ट्रेटजी का बनाया है उस टाइम के मुताबिक आप अपने गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो टाइमिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब ये देखना है आपने कि आपकी जो किस टाइम के मुताबिक आपने इसको अचीव करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम है मिड टर्म में 23 से लेकर 45 तक लेक्चर हैं। तो आपने अपनी आपका फॉर 10 को पेपर है, तो आपने 10 तक अपने 45 से लेकर 45 तक चैप्टर कंप्लीट करने, ये आपके पास टाइम है। अब किस स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो आपके जो मार्क्स आएंगे अच्छे आ जाएंगे। अगर नई स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, टाइम के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो आपका वो क्या होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसे आगे है टिपिकल टाइम इंक्लूड। टिपिकल टाइम इंक्लूड में फोकल पॉइंट आ जाता है, जहाँ एवरीवन एट द सेम टाइम, जिसके लिए सेम टाइम होता है, ठीक है। फोकल पॉइंट होता है जहाँ जिसके लिए हर एक के लिए सेम टाइम, जैसे 8 से लेकर 5 बजे तक अपनी ड्यूटी करनी है जी। ये आपका एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी सारी बात है कि आपके मतलब एनिवर्सरी एक मरतबा ही आती है आपकी, मतलब जो भी है उसकी डेट होती है फॉर एग्जांपल आपकी, तो वो आपने देखनी होती है, ठीक है। तो वो डेट आपने मेजर करनी है। तो एनिवर्सरी जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की मनाई जाती है, अपनी वो शादीशुदी की ना एनिवर्सरी समझिएगा इधर, ठीक है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कब आपकी शुरू हुई थी, और ये हमारा आज ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी हमारी, तो इसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। तो एक मोटिवेशनल होता है। नेचुरल टाइम स्पेन ऑफ द जॉब, आपकी नेचुरल टाइम स्पेन ऑफ जॉब कितना है, कि आपका जॉब का टाइम क्या है, उसके मुताबिक आपने परफॉर्मेंस कैसे मेजर करनी है और परफॉर्म कैसे करना है। प्रोजेक्ट बेस, अब एक प्रोजेक्ट है आपका, एक प्रोजेक्ट आपने काम है उसको 2 मंथ में 3 मंथ में कंप्लीट करना है, ये टाइम है आपके पास, और उस बेस के ऊपर आप कैसे उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं ये देखते हैं, उससे परफॉर्मेंस का आपका मेजर किया जाता है। हो फ्रीक्वेंटली, कितनी जल्दी उसको कंप्लीट करते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को कितना फ्रीक्वेंटली एक काम आपको दिया गया तो उसको आप कितनी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, सही है। उसमें देखिएगा, अब उसमें ये देखेगा कि आपका जो आगे देखिएगा अच्छा ये परफॉर्म कैसे हो सकते हैं, ये देखें आपके परफॉर्म कैसे हो सकते हैं, कि मंथली बेस हो सकते हैं, कई मंथली बेस होता है, क्वार्टर बेस हो सकता है, क्वार्टर 3 मंथ का फॉर्म, एक 3 क्वार्टर
4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, वो हो जाते हैं। सेमी एनुअली हो जाता है, मतलब 6 मंथ का हो जाता है, और एनुअली हो जाता है। तो ये परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस मेजर करने का ये मेथड है। मंथली कोई कर सकता है, क्वार्टरली कोई कर सकता है, सेमी एनुअली कर सकता है, और एनुअली कर सकता है। ठीक है, सही है। तो आगे देखिएगा, द लाइन मैनेजर और परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब एक लाइन मैनेजर है और परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये हमने देखना है। अब इसमें देखिएगा कि कंप्लीट दी रेटिंग्स, रेटिंग्स को कंप्लीट करें। ठीक है, जो आपने एक काम की रेटिंग दी हुई है या एक काम को करने की रेटिंग दी हुई है उसको कंप्लीट करें, ताकि आपका लाइन मैनेजर उस चीज़ को समझ सके और उसके ऊपर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो सके। ठीक है, तो ये आपका काम है। उसके बाद आपकी है प्रोवाइड परफॉर्मेंस, आप फीडबैक, जो आप परफॉर्मेंस करते हो उसके ऊपर आपने फीडबैक देना। फॉर एग्जांपल है, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ या MGT 501 का लेक्चर देता हूँ, तो इसमें ये होगा कि आप मुझे एंड पे कमेंट करके कोई बंदे फीडबैक देते हैं कि सर आपने अच्छा पढ़ाया, कोई कहेंगे सर आपने कही वो थोड़ी कमी रह गई, आप तेज़ बोलते हैं, ऐसे है वैसे है। तो ये आपने फीडबैक, इस तरह के इस फीडबैक से पता चल जाता है कि मेरा लेक्चर कितना इम्प्रूव होने वाला है, और कितना मैं, अगर लड़के स्टूडेंट या लड़कियां स्टूडेंट आपकी सेटिस्फाइड है मुझसे पढ़ने में, या आपके मेरे लेक्चर लेते हैं तो वो मेरे लेक्चर को सुनेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोवाइड परफॉर्मेंस और फीडबैक मेथड को, जो परफॉर्मेंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो उसमें फीडबैक देना आपने। उसके बाद देखेंगे सेट प्रॉब्लम गोल्स, आपने गोल सेट को परफॉर्म करना है, गोल को परफॉर्म करना है, सेट करना है, उसकी परफॉर्मेंस को उस गोल में परफॉर्म करना है। मतलब एक गोल है उसको आपने सेट करना और उसके ऊपर परफॉर्मेंस दिखानी है आपने। किस तरह दिखानी है, वेल एंड गुड दिखाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाएंगे तो आपकी फिर जॉब भी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिएगा दी HML डिपार्टमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजर। मतलब HML डिपार्टमेंट क्या करता है और परफॉर्मेंस अप्रेजर किस तरह होती है। डेवलपिंग दी अप्रेजल सिस्टम, आपका सबसे पहले पहली बात तो ये है कि आप अपने अंदर अप्रेजलिंग सिस्टम या अप्रेजलिंग सिस्टम डेवलप करें, जिससे आप परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर सको, परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सको, परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर सको। ठीक है, तो ये HMR का काम होता है, ये HR डिपार्टमेंट का काम होता है। ठीक है, उसमें क्या है कि प्रोवाइड रेटल पर ट्रेनिंग दें आप ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी आपके एम्प्लॉय नए आते हैं, कोई आप कोई हायरिंग करते हो तो उसको आप ट्रेनिंग दो अच्छे से, ताकि वो उस काम को अच्छे तरीके से समझ के आगे परफॉर्म कर सके। ठीक है, मॉनिटर एंड एवेल्यूएट अप्रेजल सिस्टम। अच्छा, एक ये सिस्टम है कि मॉनिटर करने वाला कौन है, एवेल्यूएट करने वाला कौन है। ठीक, इसमें ये होता है कि आपके मैनेजर भी हो सकते हैं, आपके जो हाई प्रेजेंट सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपकी जो मॉनिटर करता है बंदा, उसकी परफॉर्मेंस को भी देख सकता है, जो एवेल्यूएट करता है उसकी परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। ठीक है, क्या मॉनिटर करने वाला सही मॉनिटर कर रहा है, कि एवेल्यूएट करने वाला क्या एवेल्यूएट सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, मॉनिटर एवेल्यूएट दी प्रोसेस अप्रेजल सिस्टम के। जो बंदा मॉनिटर करता है उसको भी तो, उसके ऊपर भी तो अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए, उसको भी तो उसकी परफॉर्मेंस को भी तो मेजर करना चाहिए कि नहीं। जो एवेल्यूएट बंदा कर रहा है, बंदों को एम्प्लॉय को एवेल्यूएट कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को देख रहा है, तो उनकी परफॉर्मेंस को कौन देखेगा, जो दूसरों की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ बनती है, ये भी आपने इसको, इस सिस्टम को भी आप क्रिएट करें। देखेंगे ये आप आ जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल फेज, बिकॉज क्यों होते हैं। ठीक है, इसमें ये देख लेते हैं कि लेक ऑफ अप्रेजल स्किल्स, मतलब आपकी जो लेक ऑफ अप्रेजल स्किल्स हैं, ठीक है, वो होती हैं, मतलब आपके पास स्किल्स नहीं होती हैं, ठीक है, परफॉर्म करने के, तो आप फेल हो जाते हैं। मैनेजर लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके मैनेजर के पास इन्फॉर्मेशन कम होती है उस टास्क को या उस काम के ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करने के लिए, उसकी फिर इंफॉर्मेशन कम होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि मैनेजर नॉट टेकिंग अप्रेजल सीरियसली, वो जो आपका काम होता है अप्रेजल सिस्टम के ऊपर आपने काम करना होता है, या आपके ऊपर जो आपने मैनेजर का जो काम है उसको सीरियस नहीं लेता, उसको अप्रेजल अच्छे तरीके से नहीं करता, तो परफॉर्मेंस आपकी फेल हो सकती है। मैनेजर नॉट प्रीपेड, आपका मैनेजर तैयार नहीं होता परफॉर्मेंस अप्रेजल को जजमेंट करने के लिए, उसको परफॉर्मेंस को देखने के लिए, तो तभी भी फेल हो जाते हैं। ये आ जाते हैं आपके 5 नंबर में से, 5 नंबर के नंबर में से आ जाते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजर सिनेरियो बेस आएगा ना, कि मैनेजर परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हुए क्यों फेल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने किया होगा कि एक मैनेजर, एक कंपनी में एक मैनेजर रहता है, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनी की परफॉर्मेंस अप्रेजल फेल हो जाती हैं ड्यू टू मैनेजर, तो वो कौन सी वजूहत है तो बताएं, तो ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय नॉट पर रिसीविंग ऑन गोइंग फीडबैक, मतलब एम्प्लॉय उसके ऊपर फीडबैक ही नहीं देते।
ठीक है, ऑन गोइंग के ऊपर बस चुप रहते हैं, समझ लेते हैं ठीक है, तो ये ऐसे भी फेल हो जाते हैं। मैनेजर नॉट बीइंग ऑनेस्ट बाय द सिंसियर, इसका मतलब है कि आपका मैनेजर ना तो ऑनेस्ट है और ना सिंसियर है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल फेल हो जाती है। इन इफेक्टिव डिसीजन ऑफ द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, बस आपकी डिस्कशन सॉरी इनफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव नहीं इनफेक्टिव, इनफेक्टिव का मतलब जिसके ऊपर मेहनत ना कराई जाए, मैंने एम्प्लॉय की डेवलपमेंट का एम्प्लॉय को ट्रेंड के एम्प्लॉय को अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जा रही इतनी अच्छी कि वो उसको अपने एम्प्लॉय अपने आप को डेवलपमेंट कर सके। अनक्लियर लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हो, कभी मतलब पता नहीं क्या लैंग्वेज यूज़ करते हो, कभी क्या है, अब अनपढ़ एम्प्लॉय हैं, लेबर हैं, उसको आप इंग्लिश बोलने लग जाते हो तो वो उनको क्लियर नहीं होगी इनकी लैंग्वेज को क्या कह रहा है, ठीक है। इनसफिशिएंट रिवार्ड फॉर द परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर इनसफिशिएंट रिवार्ड होंगे, मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है, उसके ऊपर कोई अचीव किया नहीं, उसके ऊपर रिवार्ड दे दिया आपने, मतलब ये इनरेलेवेंट चीज़ें होती हैं और जो इस चीज़ों को आपने देखना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, आपने इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस कैसे करनी है, ठीक है। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, मतलब एम्प्लॉय जो होते हैं असिस्ट करे प्रोग्राम के लिए कि हमें जो ये देखिए कश्ती दी हुई है, अब इसको ट्रेनिंग बताए जा रहे हैं, मतलब अब ट्रेनिंग करें, ठीक है, असिस्ट करें, हमें सिखाएं, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव रीफोर्समेंट, पॉजिटिव मतलब हर देखो हर बंदा क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इक्वली, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव फोर्समेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप काम नहीं कोई बंदा करता तो उसको पनिशमेंट दें, मतलब सजा दें ताकि वो अपना काम अच्छा करे, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट, खुद से मैनेजमेंट करना सीखे, या अदर स्ट्रेटजी को भी इन्वॉल्व करें, ठीक है। आगे देखिए, डिज़ाइन एंड अप्रेजल सिस्टम में देखिएगा आपके आ जाते हैं गेन सपोर्टिंग पार्ट सिस्टम, आपके गेन सपोर्टिंग पार्ट सिस्टम आ जाते हैं कि आपने अपने किस सिस्टम को गेन पहुंचाना, किसको सपोर्ट करना है, ठीक है। चूज अप्रेजल रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, आपने अपने अप्रेजल जो आपकी सेटिंग सिस्टम अप्रिशिएट है, चूज अप्रिशिएट रेटिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट कि कौन कौन सी चीज़ों को आपने किस किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को या किस किस के इंस्ट्रूमेंट के मतलब रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अप्रोप्रिएट है, चूज अप्रोप्रिएट रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब ये है कि आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट आपने अप्रोप्रिएट उस डिपार्टमेंट डिज़ाइन के लिए अप्रेजल के लिए लगाने हैं, तो ये आपकी ज़रूरत है, मतलब जानना जरूरी है। मतलब आपने एक चीज़ डिज़ाइन करनी है, एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ना, ये ना हो कि इरेलीवेंट हो, उसकी रेटिंग के मुताबिक ही ना हो, ठीक है। चूज रिटेलर्स, मतलब जो रेटिंग करने वाले होते हैं वो टेलर्स होते हैं, उसको चूज़ करें क्योंकि वो सही करते हैं कि नहीं करते हैं। डिटर्मन दी अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ द अप्रेजल, मतलब एक अप्रोप्रिएट आपने अप्रेजलिंग करनी है तो उसके ऊपर टाइम भी सेट करें, डिटर्मन करें कि किस हद तक आप किस टाइम के मुताबिक आपने उसके ऊपर अप्रेजलिंग करनी है। इंश्योर अप्रेजिंग फेयरनेस, आपकी जो अप्रेजल जो आप अप्रेजल कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर रहे हो, डिज़ाइन को अप्रेजल कर रहे हो, तो वो फेयरनेस होनी चाहिए, इंश्योर करें क्या वो मतलब हेराफेरी तो नहीं की हुई, तो ये एक बात होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट क्या होना चाहिए, और जॉब एवल्यूशन है, प्राइस जॉब एवल्यूशन करो कि जॉब की एवल्यूशन करो, किसको जॉब देनी है, प्राइसिंग क्या है, तो ये भी देखते हैं। जॉब एवल्यूशन में से जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाती है जिसमें आपकी सीवी में सारा कुछ लिखा होता है कि आपकी मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, आपने एक्सपीरियंस क्या लिया हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन होती है, सारा आपने बयान करना होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन, उसमें ये होता है कि आपने आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, फाइनेंस में, मार्केट में, किस में है, तो ये आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये आपने माइक्रोसॉफ्ट आता है, आपको क्या क्या आता है, ये भी एक चीज़ें हैं। एवल्यूशन, जॉब एवल्यूशन क्या होता है, जब आप जॉब एवल्यूशन में कोई जॉब मिल जाती है उसके ऊपर जब आप परफॉर्म करते हो उसको उसके बाद उसकी एवल्यूशन की जाती है कि आप क्या सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। जॉब एवल्यूशन में देखें ये बंदे हैं, अब इसमें जॉब एवल्यूशन करनी है आपने, कौन सा बंदा किस तरीके से, बॉडी लैंग्वेज क्या है उसका और उसके काम करने का तरीका क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जॉब एवल्यूशन में। जॉब एवल्यूशन में देखेंगे प्रोसेस ऑफ द इंश्योरिंग इंटरनल इक्विटी, मतलब इसमें आप ये देख रहे थे इंश्योर करना होता है इंटरनल इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है बराबरी में, इंटरनली बराबरी रखनी होती है। अगर कौन सा बंदा आपका प्रोसेस में है, जैसे जॉब का कंपेरेबल वर्थ रिसीव कंपेरेबल वेजेस, बस आपका ये देखेगा जॉब क्या वो डिज़र्व करता है उतनी वेजेस के लिए या उतनी सैलरी के लिए जितना वो कंपेरेबल आपने वर्थ के रिसीव के साथ किया है, मतलब उसकी जॉब की वर्थ के साथ किया है। फॉर एग्जांपल एक बंदा सीए होल्डर है और एमबीए है, ठीक, दोनों को बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है, तो एमबीए कहेगा मुझे 2-3 लाख रुपया दो, तो ये गलत बात है, वो सीएलआ ले सकते हैं। सिस्टमेटिक डिटर्मन रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब टू द क्रिएट जॉब स्ट्रक्चर, में से एक सिस्टमेटिक डिटर्मन करें रिलेटिवली वर्थ
ऑफ जॉब, मतलब आप एक सिस्टमेटिक के थ्रू चले ना, कोई भी आपने एक डिटर्मिन करना है सिस्टमेटिक थ्रू से उसकी वर्थ की, उसकी जॉब की वर्थ को, कि कहाँ जाके उसकी वर्थ है जॉब की, डिजर्व करता है, तो क्रिएट जॉब स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आप जॉब स्ट्रक्चर करें। ठीक है, अब देखें पीपीएससी में क्राइटेरिया लिखा था, ये जॉब इसके लिए, इसके लिए फलां इतनी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें वो स्ट्रक्चर बनाया होता है। An attempt to identify input are the most valuable and the organization to develop a hierarchy based on the which job more and less of these dimension। इसमें ये करना है कि आप क्या करते हैं कि अटेम्प्ट करें, आइडेंटिफाई करें इनपुट आर द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी चीज़, कौन सा एम्प्लॉई है या कौन सी जॉब एवल्यूएशन है जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, इनपुट हो सकती है, और उस जो जॉब हायरार्की को आप डेवलप करो। ठीक है, बेस ऑन द जॉब, बेस ऑन द विच जॉब हैज़ मोर एंड लेस ऑफ दिस डिमेंशन। अब इसमें देखिएगा डिमेंशन का कमी को, अब इसमें देखिएगा आप देखें, अब आस्ता आस्ता हमारा जो पाकिस्तान है वो कंप्यूटर वाइज हो रहा है सारा कंप्यूटर, इसका मतलब है कि इधर आईटी के बंदों की ज़्यादा थोड़ी ज़रूरत है, उसके बाद कॉमर्स की है। ठीक है, आईटी के बंदे ज़्यादा, आईटी के बंदे जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जॉब मिल जाती है, मतलब आईटी को कोई बंदा इतना किया नहीं होता, अब आईटी में बच्चे ज़्यादा ले रहे हैं एडमिशन, क्योंकि आईटी के बंदे को ज़रूरत है, कंप्यूटर साइंस के बंदों की ज़रूरत है, तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। कॉमर्स भी बड़ी एक ये देते हैं। सो द कंपैरिजन रिजल्ट वेजेस और सैलरी हायरार्की। अब हमने वेजेस और सैलरी के कंपैरिजन करना है। ठीक है, चूजिंग द जॉब एवल्यूएशन मेथड, कौन कौन से जॉब एवल्यूएशन मेथड है आपके लिए, दे आर द 4 जनरल जॉब एवल्यूएशन मेथड, कौन कौन से हैं ये आप पूछ लेते हैं। ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से करें। ठीक है, कौन बंदा, जैसे मेरिट नहीं बनता है, मेरिट बनता है कि उसका मेरिट के हिसाब से बनता है, जिसके अच्छे हाईएस्ट मेरिट बनता है उसको क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन में होता है साइंस कॉमर्स अलग कर। फैक्टर कंपैरिजन के साथ में ये फैक्टर कंपैरिजन होता है कि आप जैसे आपकी जॉब चाहिए आईटी के मुताबिक, ठीक है, तो उस आईटी के मुताबिक फैक्टर कंपैरिजन करें। जो सीएस भी कंप्यूटर साइंस के होते हैं, आईटी के भी के कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर में होते हैं, लेकिन जॉब में आ जाते हैं ना सारे कंप्यूटर की। ठीक है, तो वो फैक्टर कंपैरिजन आपने करना होता है कि कौन सा इसमें फिट रहेगा। पॉइंट फैक्टर में देखें कौन सा पॉइंट हमारे लिए किस पॉइंट के रेलिवेंट बंदे चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमन अप्रोच टू द जेई, ठीक है, जॉब एवल्यूएशन की। ठीक है, उसमें देखिएगा जॉब वर्सेस स्टैंडर्ड और होल जॉब एंड स्पेसिफिक जॉब फैक्टर। द रैंकिंग मेथड देखिएगा। ठीक है, उसके में रैंकिंग मेथड आता है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड आता है, क्लासिफिकेशन आता है। अच्छा देखिए, इसमें ये देखिएगा ये जॉब बाय जॉब है। ठीक है, ये जॉब बाय जॉब है, ये जो इसमें होल जॉब आ जाती है और स्पेसिफिक जॉब में फैक्टर कंपैरिजन आता है। जॉब बाय स्टैंडर्ड आ जाता है तो क्लासिफिकेशन आ जाती है और आपका पॉइंट मेथड आ जाता है इसमें होल में और स्पेसिफिक में। ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जॉब एवल्यूएशन मेथड 1 रैंकिंग में क्या होता है, सिंपलेस्ट मेथड होता है। ठीक है, सही है। रिटेलर्स एग्जाम डिस्क्रिप्शन होती है, जब हर रिटेलर में सब जो रेटिंग करने वाला होता है तो वो आपके एग्जाम करता है, आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन को देखता है। जॉब अरेंज इन दी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, आपकी जॉब जो अरेंज करता है आपकी वैल्यू के मुताबिक करता है, जिस तरह की आपकी CV होती है। मस्ट फर्स्ट कंडक्ट जॉब एनालिसिस एंड राइट द जॉब डिस्क्रिप्शन, पहले आप कंडक्ट आपकी जॉब लिखें, फर्स्ट एनालिसिस आपकी परफॉर्मेंस का आपकी क्या है, उसके बाद उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखें। फर्स्ट आप कंडक्ट लिखें, नंबर लिखें, अपना राब्ता नंबर, उसके ऊपर अपना नाम लिखें, सारा कुछ ऐसे ही फलाना ये कह रहा। मेथड 2 क्लासिफिकेशन, डिटर्मिन हाउ मैनी कैटेगरीज, कितनी डिटर्मिन करें कितनी कैटेगरीज होती हैं। राइट डेफिनेशन ऑफ क्लास स्टैंड फॉर द कंपैरिजन, हर एक क्लास को डेफिनेशन करें, बयान करें और उसको कंपैरिजन करें। ठीक है, आप भी देखिएगा रिटेलर कैटेगरी ऑफ द जॉब इनटू द ग्रुप कितनी होती हैं, और उसके बाद ग्रुप कॉल्ड क्लासेज इफ द ग्रुप आर सिमिलर, ग्रुप कॉल्ड क्लासेज में से एक ही ग्रुप में जो अगर सिमिलर है उसको एक क्लासेज में ग्रुप में रख लें। ठीक है, कॉल्ड के ग्रैंड इफ द ग्रुप कंटेन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सिमिलर डिफिकल्ट, वैसे आपके ग्रैंड अलग है और ग्रुप भी है कि आपके अलग जॉब डिस्क्रिप्शन से सिमिलर डिफिकल्टी होती है आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप ग्रैंड सिस्टम कर लें। ठीक है, थोड़ा सा वो मेरिट ही है आपका। उसके बाद कंपैरिजन टू दी एवलेट विद सेम क्लास मेंशन, जो सेम क्लास है उसकी पर कंपेयर करें, एवलेट करें उसकी परफॉर्मेंस को, इसके देखें कि जो कौन सा बंदा हाई है कौन सा बंदा लो है। प्लेस जॉब इन द अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन, फिर वो जिस बंदे से अप्लाई कर रहा है, मैं गुजरावाला से हूँ तो गुजरावाला से मैं जॉब अप्लाई करूँ तो फिर वो मुझे देखेंगे गुजरावाले है प्लेस है कि नहीं, मुझे सीट है कि नहीं, वो उसमें देखेंगे मुझे। राइट अप क्लास ऑफ ग्रेड ऑफ डिस्क्रिप्शन, फिर राइट लिखें, राइट अप क्लास लिखें या उसकी ग्रेड अप डिस्क्रिप्शन लिखें कि क्या ग्रेड है आपका। ठीक है, स्केल भी होता है, जॉब ग्रेड भी होता है 17वां 16 17वां, तो आपने जॉब में भी आपने जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है आपका
डॉक्यूमेंट का वो भी होता है। ड्रॉप द सेट ऑफ द गाइडेंस सेलेक्ट करें, चूज द कंपेंसेबल फैक्टर एंड डेवलप क्लास ऑन द ग्रेड एक्सपेक्टेशन। उसको क्या करें, कंपेरेबल जब करना है फैक्टर को आपने उसकी क्लास को डेवलपमेंट करना है, ग्रेड को भी आपने डेफिनेशन करना है। एक्सप्लेन आप एग्जाम्पल है क्रिटिकल वर्कर एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें होता है क्लास 1 में होता है सिंपल वर्कर होता है, सिंपल वर्क होता है, नो सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो पब्लिक कंटेक्ट। कोई भी आपने सिंपल वर्क होता है, इसके ऊपर नो कंपेयर सुपरवाइजर नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती सुपरवाइजर की, नो पब्लिक कंटेक्ट, उसके साथ रब्ता नहीं रखते। क्लास में सिंपल वर्क होता है, नो सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक कंटेक्ट होता है, मतलब इसमें पब्लिक कंटेक्ट होता है लेकिन सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उसके बाद क्लासिफिकेशन 3 में क्या होता है, वर्क ऑफ द मीडियम कम्प्लेक्सिटी, मुश्किल थोड़ा काम होता है लेकिन सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक कंटेक्ट होता है। ठीक है, उसमें क्लास 4 5 में क्या है, पब्लिक मीडियम कम्प्लेक्सिटी होती है, सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक कंटेक्ट भी होता है। 5 में क्या होता है, ये पूछ लेता है क्लास 1 क्लास 4 सारे कम्प्लेक्स वर्क होता है, सुपरवाइजर भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पब्लिक कंटेक्ट होता है। मेथड 3 में देखिए फैक्टर कंपैरिजन। फैक्टर कंपैरिजन इज वाइडली यूज्ड मेथड, ये एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है टू रैंक जॉब के रैंक के मुताबिक बाय वारंटी ऑफ द स्किल्स, बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं और एंड डिफिकल्टीज होती है इसमें। देन एडिंग दीज ऑब्टेन न्यूमेरिकल रेटिंग फॉर दीज जॉब। बस इसमें ये होता है कि फैक्टर कंपैरिजन में होता है कि बहुत ज़्यादा स्किल वाले बंदे होते हैं, वारंटी वाले, और डिफिकल्टी में होता है कि चूज़ किसको करें, और इसमें ये ऐड कर देते हैं न्यूमेरिकल रेटिंग कौन सा रेटिंग के मुताबिक पहले आ रहा है और कौन सा रेटिंग के बाद में आ रहा है, उस रेटिंग के मुताबिक कंपैरिजन करते हैं। ऑब्टेन जॉब डिस्क्रिप्शन आपने करनी होती है और डिटरमिन द कंपैरिजन फैक्टर करना, कंपेरेबल फैक्टर करना, जैसे मेंटली, फिजिकली, स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन किस तरह का वो, ठीक है, मेंटली वो किस तरह का, फिजिकली किस तरह का, स्किल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना, कंडीशन उसकी क्या है, तो ये सारा दे के आपने करना होता है। सिलेक्ट की जॉब का क्या होता है, मस्ट वेरी ऑन द फैक्टर, मतलब ये फैक्टर आपको वेरी करते हैं। मस्ट है वेल डिफाइंड रेटिंग का, वो डिफाइंड रेटिंग कर रहा है कि नहीं अच्छे तरीके से। रैंक ई जॉब ऑन द ईच फैक्टर, आपकी हर फैक्टर की एक रैंक होता है। ठीक है, असाइन मनी वैल्यू टू द फैक्टर, आप जो भी फैक्टर असाइन करते हैं फैक्टर जो उसकी एक वैल्यू मनी होती है, वो आपको जैसे फीस होती है पीपीएस में आप पेपर तो उसके लिए 600 रुपया फीस भरनी होता है, वो कह रहा है। उसके बाद बिल्ड मास्टर शेड्यूल ऑफ द रेटिंग, उसके बाद रेटिंग शेड्यूल आप पुट करें, ठीक है, मास्टर बिल्ड करें शेड्यूल को रेटिंग के मुताबिक। उसके एवेलेट ऑफ द अदर जॉब और अदर जॉब को भी एवेलेट करें। मेथड 4 में आते हैं पॉइंट फैक्टर मेथड। दी पॉइंट मेथड इज मोर क्वांटिटेटिव जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कंपेरेबल फैक्टर करें, जब से स्टेज आ जाते हैं। ऑब्टेन जॉब डेटा लें, सिलेक्ट जॉब एवेलेटर्स, आपकी जॉब एवेलेटर करें कि आपने प्रीवियस जॉब में क्या किया उसको भी कहें। सिलेक्ट कंपेरेबल फैक्टर कंपेयर करें और कंपनसेबल फैक्टर है और ये बताता है, और डिफाइन कंपनसेबल फैक्टर करें और डिफाइन फैक्टर स्केल्स करें। तो ये हमने पीछे पढ़े हुए हैं, देख लीजिएगा। अब असाइन पॉइंट वैल्यू ऑफ द फैक्टर, इसमें वही है, असाइन पॉइंट ऑफ द डिग्री लेवल ऑफ द ईच फैक्टर, आपने ईच फैक्टर को अपॉइंट करना होता है, असाइन करना होता है उस डिग्री के मुताबिक, जिस डिग्री के मुताबिक वो काम करना चाहता है, वैसे आपकी स्केल्स के मुताबिक करने होते हैं ना। राइट, आप जॉब एवोल्यूशन मेथड मैनुअली, आप मैनुअली कंप्यूटर वाइज ना करें, मैनुअली करें जॉब एवोल्यूशन को, इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की देखें, ऑब्जर्वेशन करें, एवोल्यूट आल जॉब एवोल्यूट करें, उसके इसमें ये ऑब्जर्वेशन देखें, ऑब्जर्वेशन करें, डिटेल लिखें, मैनुअली लिखें, तो ये आ जाते हैं। हेल्पफुल क्राइटेरिया व्हेन कंसीडरिंग विच टू द यूज, मतलब सिंपलिस्ट या कास्ट क्या होता है, रैंकिंग क्लासिफिकेशन आता है, उसके बाद फैक्टर आता है, कंपैरिजन आता है, पॉइंट आता है। ऐसा ये सिंपलिस्ट में होता है। एसेसिबिलिटी में क्या आता है, अंडरस्टैंडेबल, मतलब अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए और कम्युनिकेट होना चाहिए। रिलायबिलिटी वाली डेटली क्या होना चाहिए, आप देखो कंप्यूटर वाइज जॉब एवोल्यूशन में देखिएगा कि कंप्यूटर वाइज जब आप कंप्यूटर वाइज कोई काम करते हैं तो उसमें हो जाता है, ठीक है, तो जॉब एवोल्यूशन कितनी अच्छा काम करता है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं कंप्यूटर वाइज की, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज का लेक्चर ये था। मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।